हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्रुप के बारे में। टैली प्राइम में ग्रुप क्या है और इसका क्या उपयोग है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ग्रुप की मदद से टैली में लेजर्स बनाते हैं। ग्रुप्स अपने आप में ही एक तरह का कलेक्शंस होता है जिसके जरिए टैली के अंदर सभी फाइनेंस अकाउंट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टैली प्राइम के अंदर ग्रुप एक कलेक्शन का काम करते हैं, जहाँ पे आप जो भी लेजर्स बनाते हैं वह लेजर्स आपको किसी न किसी ग्रुप के अंतर्गत रखना होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी लेजर को बनाते समय उसे किसी एक ग्रुप में रखना होता है, क्योंकि हर एक ग्रुप अपना एक पर्टिकुलर नेचर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में डिफाइन किया गया है। टैली प्राइम में कुल 28 ग्रुप होते हैं। अब देखिए, जो टैली प्राइम होता है उसमें टोटल 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपके सामने एक लिस्ट दी गई है, जिसमें आप देखिए यहाँ पे टोटल 28 ग्रुप दे रखे हैं। चलिए, इन सभी ग्रुप्स के बारे में हम एक एक करके जानते हैं कि ब्रांच डिविजन्स क्या होता है, कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, बैंक अकाउंट्स क्या होता है। तो आज हम इन सभी ग्रुप्स की डेफिनेशंस को जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपके मन में इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशंस मिले और भी इससे अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए आगे हम समझते हैं। अब देखिए, ये सभी ग्रुप्स टैली के अंतर्गत दे रखे हैं। इसके अलावा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यदि ग्रुप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चलिए अब हम इन सभी ग्रुप्स की डेफिनेशंस को एक एक करके समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टैली का पेज ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम ग्रुप के बारे में समझ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ब्रांच डिविजन्स के बारे में। तो ब्रांच डिविजन्स क्या होता है, चलिए इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम समझते हैं। ब्रांच डिविजन्स यह एक मैन ग्रुप है। देखिए, आपको मैन ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, जो भी ग्रुप आपको यहाँ पे इस लाइन के जस्ट सबसे फर्स्ट में दिखाई दे रहे हैं वो सभी आपके मेन ग्रुप हैं, और जो लाइन के इधर की साइड में दिखाई दे रहे हैं वह सब ग्रुप्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रांच डिविजन्स सबसे आगे दिखाई दे रहा है, तो यह आपका एक मेन ग्रुप है। कैपिटल अकाउंट मेन ग्रुप है। रिजर्व एंड सरप्लस ये एक सब ग्रुप है। ये किसका सब ग्रुप है, तो यह कैपिटल्स अकाउंट का सब ग्रुप है। इसी प्रकार आप देखिए, करंट एसेट हो गया। करंट एसेट्स के अंतर्गत 6 सब ग्रुप्स आते हैं। देखिए, बैंक अकाउंट्स हो गया, कैश इन हैंड हो गया, डिपॉजिट्स एसेट्स हो गया, लोन एंड एडवांस हो गया, है ना, स्टॉक्स इन हैंड हो गया, उसके बाद में सन्ड्री डेप्टर्स। तो ये सभी क्या हैं, इनके सब ग्रुप्स हैं। कुल इस तरीके से आप इन सभी को देख सकते हैं। चलिए अब हम इन सभी को समझते हैं। जैसे कि ब्रांच डिविजन्स मैंने अभी आपको बताया, इसके बाद में अब जैसे कि इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे हरिओम प्रिंटर्स की एक दुकान छत्रसाल चौराहे पर और दूसरी दुकान महल के पास खुल जाएं, और तीसरी दुकान इसी नाम से पन्ना नाका पर खुल जाएं, तब अकाउंटिंग को अलग अलग न करके एक मुख्य दुकान को हेड ऑफिस बनाकर और अन्य को ब्रांच अकाउंटिंग के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि हरिओम प्रिंटर्स की 3 दुकानें हैं और तीनों दुकानें अलग अलग जगह पर हैं, तो वो तीनों दुकान की अकाउंटिंग को अलग अलग न करते हुए एक ही जगह कर लेगा। और ऐसी स्थिति में हरिओम प्रिंटर्स की 3 खातों के स्थान पर एक ही खाते में अकाउंटिंग हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग ब्रांचों बनाकर सभी की अकाउंटिंग को एक जगह कर सकते हैं। चलिए अगले को समझते हैं। अगला होता है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स
आखिर क्या होता है, चलिए इसे हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं। कैपिटल अकाउंट्स यह एक मेन ग्रुप है। व्यापार को शुरू करने के लिए जो रुपया या माल व्यापार में लगाया जाता है उसे इस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत मालिक का खाता एवं साझेदार व्यक्ति का खाता यानी कि लेजर आता है, यानी कि लेजर का खाता आप इसके अंदर खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टअप के वक्त जो भी पूंजी आप बिजनेस में लगाते हैं, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी आप अमाउंट्स लगाते हैं, वह अमाउंट्स आपके द्वारा लगाई गई पूंजी बिजनेस में कैपिटल्स में आती हैं। अब देखिए, जैसे हरिओम ट्रेडर्स ने 6 लाख की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, तो हरिओम ट्रेडर्स के मालिक सुनील जैन के नाम से एक लेजर का निर्माण करना होगा और इसका ग्रुप हमें कैपिटल्स अकाउंट देना होगा। देखिए यहाँ पे हमें एक लेजर बनाना होगा जो कि सुनील जैन के नाम से हैं। अब सुनील जैन का जो लेजर रहेगा उसे आपको अंडर ग्रुप, किसके अंडर ग्रुप में रखना होगा, तो कैपिटल अकाउंट के अंडर ग्रुप में रखना होगा। इसी तरह आपको इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि इस फर्म का कोई पार्टनर है, यानी कि 2 व्यक्ति मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, तो उस पार्टनर्स के नाम से जो भी लेजर बनेगा, यानी कि जो भी लेजर का निर्माण होगा, उसका लेजर भी इसी कैपिटल्स अकाउंट के अंतर्गत आएगा। आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि यदि 2 व्यक्ति मिलकर इसको चलाते हैं तो उनका जो भी लेजर बनेगा उस लेजर को भी आपको इस कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही रखना होगा। चलिए अब अगले को समझते हैं। अगला है रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखिए इसे भी समझ लीजिए, यह एक सब ग्रुप है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था ये एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप है जो कैपिटल अकाउंट का मेन ग्रुप के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आने वाला जो ग्रुप रहेगा वह ग्रुप सब ग्रुप रहेगा और उसका जो मेन ग्रुप है वह कैपिटल अकाउंट है अंतर्गत आता है। यदि व्यापार में पूंजी के अतिरिक्त कोई धन या माल थोड़े समय के लिए लगाया जाता है तो वह रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हरिओम ट्रेडर्स ने अपना बिजनेस तो शुरू कर लिया है। देखिए उदाहरण भी है, समझ लो इसे। जैसे व्यापार में हरिओम ट्रेडर्स ने 6 लाख की पूंजी से व्यापार तो प्रारंभ कर लिया है, लेकिन कुछ समय पश्चात व्यापार को चलाने के लिए अचानक कुछ अतिरिक्त रुपयों की आवश्यकता पड़ जाए और किसी से 10 या 15 दिन के लिए उधार ले लिया जाए, तब उस लेजर को रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे आप इसे समझिए कि भाई हरिओम ने 6 लाख का बिजनेस में लगा दिए, 6 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए, लेकिन उसको अचानक और रुपए की आवश्यकता पड़ी, वो भी 10 से 15 दिन के लिए। तो जिस भी व्यक्ति से वह कैपिटल के रूप में रुपए लेगा उस व्यक्ति का जो भी लेजर बनेगा वह लेजर आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत रखना है। चलिए अगले को समझते हैं। अगला है करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स यह एक मेन ग्रुप है। कंपनी की समस्त चल एवं अचल संपत्ति इस ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। इसके 6 सब ग्रुप होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक मेन ग्रुप है और यह इनके सब ग्रुप हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके 6 सब ग्रुप्स आते हैं अलग अलग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सभी इसके सब ग्रुप हैं। चलिए सभी को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यह एक सब ग्रुप है जो करंट एसेट ग्रुप के अंतर्गत आता है। आज के वर्तमान समय में प्रत्येक व्यापारी का बैंक में एक चालू खाता जरूर होता है, जिससे वह अपने व्यापार का लेन देन करता है। यानी कि हर एक व्यक्ति का, हर एक बिजनेसमैन का एक चालू खाता यानी करंट अकाउंट्स जरूर होता है जो कि बैंक में होता है। अतः व्यापारी का जिस बैंक में खाता है उस बैंक के नाम से एक लेजर बना लिया जाएगा और उसका जो ग्रुप रहेगा उस ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट ग्रुप। उसके बाद में इसका एक उदाहरण समझ लीजिए। जैसे हरिओम ट्रेडर्स का खाता एक्सिस बैंक में खुला हुआ है, तो जिससे वह अपने व्यापार के लेन देन को संचालित करता है। तब ऐसी स्थिति में
एक्सिस बैंक के नाम से एक लेज़र बनेगा और वह लेज़र बैंक अकाउंट के ग्रुप में आएगा। चलिए अगले को समझते हैं। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड यह एक सब ग्रुप है जो करंट एसेट्स ग्रुप के अंतर्गत आता है। जब व्यापार में लेन देन के बाद जो रुपया नकदी में शेष बच जाता है उसे कैश इन हैंड कहते हैं। देखिए, लेन देन करने के बाद में बचा हुआ कैश, जितना भी कैश रहेगा उस कैश को करंट एसेट्स ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है और उसे कैश इन हैंड कहा जाता है। अगला है डिपॉजिट्स एसेट्स। देखिए, डिपॉजिट्स एसेट्स यह एक सब ग्रुप है जो करंट एसेट ग्रुप के अंतर्गत आता है। जब अपने व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने व्यापार का पैसा कहीं अन्य जगह जैसे चिट फंड, बीसी, व्यक्तिगत जमाकर्ता पर जमा कर दिया जाए तब उस लेजर का ग्रुप डिपॉजिट्स ग्रुप के अंतर्गत रखा जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। लाभ कमाने के उद्देश्य से आप अपने व्यापार का पैसा किसी अदर बिजनेस में लगा देते हैं, जबकि आपको पूर्व अनुमान रहता है कि आने वाले समय में आपको इतना लाभ होगा और इतने समय के बाद होगा। ठीक है, तो ऐसी जगह किया गया निवेश या फिर इन्वेस्ट आपका डिपॉजिट्स एसेट के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत जो भी लेजर बनेगा, जैसे कि इंडिविजुअल डिपॉजिट्स या फिर बीसी या फिर चिट फंड, है ना, तो जो भी लेजर बनेगा वह लेजर आएगा आपका डिपॉजिट्स एसेट के अंतर्गत। देखिए, यहाँ पे आप समझिए नोट, जब भी हम ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें हमें टाइम पीरियड और प्रॉफिट डिसाइड हो और हमें पहले से पता हो, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमें पहले से पता हो कि आने वाले समय में आपको उससे कितना लाभ होगा और कितने समय के बाद होगा, पता हो कि हमें कितना पैसे निवेश कर रहे हैं और हमें कितने टाइम के बाद पैसे मिल जाएंगे, तो इस ग्रुप में रखेंगे। तो उससे संबंधित जो भी लेजर बनेगा वह हमें इस ग्रुप के अंतर्गत रखना है। जैसे एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट हो गया, उसके बाद में आरडी हो गया, है ना। तो इस प्रकार के जो भी हम डिपॉजिट्स करेंगे वह डिपॉजिट्स हमें इसके अंतर्गत रखना है। नेक्स्ट है लोन एंड एडवांस। देखिए, इसे भी समझ लीजिए, यह एक सब ग्रुप है जो करंट एसेट ग्रुप के अंतर्गत आता है। यदि हमारे द्वारा व्यापार में किसी अपनी सहयोगी फर्म, पार्टी अथवा अपने कर्मचारी को एडवांस में लोन रुपए दिया जाता है, तब उस सहयोगी फर्म, पार्टी अथवा अपने कर्मचारी को इस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाएगा। देखिए, यहाँ पे भी समझ लीजिए, यदि आप अपने बिजनेस में किसी व्यक्ति को एडवांस पेमेंट कर देते हैं या फिर किसी को आप पेमेंट कर देते हैं तो उसका जो लेजर बनेगा वह लेजर इस ग्रुप के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हरिओम ट्रेडर्स की एक सहयोगी संस्था मोहित ट्रेडर्स हैं, जिसने हरिओम ट्रेडर्स से 50,000 रुपये एडवांस लिया हुआ है। तब हरिओम ट्रेडर्स अपने यहाँ पर मोहित ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर बनाएगा और मोहित ट्रेडर्स को लोन एंड एडवांस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से ग्रुप बनाते हैं, किस तरीके से हम लेज़र बनाते हैं। जब भी हम किसी लेज़र को बनाएंगे तो ये सभी ग्रुप्स आपको वहाँ पे भी उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो बेसिकली आप यदि इनको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब आप किसी भी प्रकार की एंट्री करेंगे तो आपको तुरंत आपका माइंड सारी चीज़ों को देख लेगा कि यहाँ पे कौन से ग्रुप के अंतर्गत यह लेज़र बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जबकि मोहित ट्रेडर्स अपने अकाउंट में हरिओम ट्रेडर्स के नाम से लेज़र बनाएगा और उसे लोन लायबिलिटीज़ ग्रुप के अंतर्गत रखेगा। देखिए यहाँ पे दोनों पार्टी की बात हो रही है कि कौन किस में रखेगा। ठीक है, अगला है स्टॉक इन हैंड। देखिए, स्टॉक इन हैंड क्या होता है? यह एक सब ग्रुप है जो करंट एसेट्स ग्रुप के अंतर्गत आता है। जब व्यापार में लेन देन के बाद जो माल दुकान में शेष बच जाता है उसे स्टॉक इन हैंड कहते हैं। जैसे कि आपने अभी इससे पहले कैश इन हैंड को समझा, सेम टू सेम वही है ये भी। वहाँ पे आपके पास में नगद रुपए बच रहे थे और यहाँ पे आपके पास में
स्टॉक्स बच रहा है। स्टॉक मीन्स होता है आपकी दुकान में जो भी सामान है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी दुकान इलेक्ट्रॉनिक की है। अब इलेक्ट्रॉनिक में जो भी वस्तुएं आपके पास में, जैसे टीवी हो गया, उसके बाद में फ्रिज हो गया, उसके बाद में आपके पास में वॉशिंग मशीन हो गई, तो ये सभी जो भी आपके पास में प्रोडक्ट हैं ये होते हैं आपके स्टॉक्स। स्टॉक्स यानी कि लेन देन करने के बाद में जो भी स्टॉक्स आपके पास में बच जाएंगे वह स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे अपना सन्ड्री डेप्टर्स। देखिए इससे भी समझ लीजिए, यह एक सब ग्रुप है जो करंट एसेट्स ग्रुप के अंतर्गत आता है। जब व्यापार में हम किसी पार्टी अथवा व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं तब वह व्यक्ति हमारे व्यापार में लेनदार डेप्टर्स कहलाता है। अर्थात हमने अपने व्यापार में पार्टी को माल तो बेच दिया है लेकिन बदले में रुपए अभी नहीं मिले हैं, बल्कि बाद में मिलने का वादा मिल गया है, और जब तक वह व्यक्ति हमें रुपए नहीं देता तब तक वह व्यक्ति हमारे व्यापार में देनदार कहलाएगा। देखिए समझिए इसे, चूँकि व्यापार में देनदार एक नहीं होते बल्कि अनेक होते हैं, इसीलिए देनदार के लेजर इस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। देखिए हमारे बिजनेस में ऐसे कई कस्टमर्स होते हैं जिनको हम उधारी से माल बेचते हैं, तो जिनको भी हम उधारी से माल बेचेंगे उन सभी के जो लेजर बनेंगे वह सभी लेजर्स सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत आएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम हमारी संपत्ति उनको उधार से बेच रहे हैं, ठीक है। तो उनसे संबंधित जो भी लेजर बनेगा वह लेजर इसके अंतर्गत आएगा। आगे मैं आपको सारे लेजर्स बना के बताऊंगा, है ना। तो आप हमारे चैनल को मेक श्योर कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है करंट लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ क्या होती है चलो समझ लो। करंट लायबिलिटीज़ यह एक मेन ग्रुप है। कंपनी के समस्त चल एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसके 3 सब ग्रुप होते हैं। देखिए इसके कितने सब ग्रुप होते हैं, तो इसके 3 सब ग्रुप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे इसके 3 सब ग्रुप्स होते हैं। चलिए तीनों को समझते हैं बैक टू बैक। सबसे पहला है यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होता है, देखिए यह एक सब ग्रुप है जो करंट लायबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत आता है। हमें अपने व्यापार में सरकार को दिए जाने वाले समस्त प्रकार के कर मीन्स टैक्स के खाते इस ग्रुप के अंतर्गत रखे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप गवर्नमेंट को जितने भी टैक्सेस देते हैं तो उन सभी के संबंधित जितने भी लेजर्स बनेंगे टैक्स से संबंधित, तो वो सभी के लेजर्स के खाते इस ग्रुप के अंतर्गत रखे जाएंगे। जैसे कि जीएसटी टैक्स, इनकम टैक्स के खाते एवं पूंजी कैपिटल टैक्स के खाते इस ग्रुप के अंतर्गत रखे जाते हैं। चलिए अगले को समझते हैं, प्रोविज़न। अब प्रोविज़न क्या होता है समझिए। यह एक सब ग्रुप है जो करंट लायबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत आता है। कंपनी को संचालित करने के लिए अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के खाते इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं एवं वह खाते जिनका पेमेंट समय पर नहीं किया गया हो और देना है लेकिन दिया नहीं गया, जो भी बकाया है, इस तरह के लेजर्स के खाते इस ग्रुप में आएंगे। जैसे यदि हरिओम ट्रेडर्स नामक कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी की सैलरी बाकी है, यानी कि देना थी पर दी नहीं गई है। अब यहाँ पे आप एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्रोविज़न का ग्रुप लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है और लायबिलिटीज़ हमारे व्यापार के लिए ऋण हैं जिसे भविष्य में चुकाना ही होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपको ग्रुप्स ऑफ नेचर्स के बारे में पता नहीं होगा। एक डेडिकेट वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ही ना रहे कि नेचर्स क्या होता है। अच्छे से बता दी है प्रोविज़न। अब प्रोविज़न आता है किसके, लायबिलिटीज़ के अंतर्गत, और लायबिलिटीज़ हमारे बिजनेस के लिए ऋण होता है, ठीक है। तो ऋण के जितने भी खाते रहेंगे ऋण से संबंधित जिन्हें हमें पैसे देने होते हैं। अब देखिए प्रोविजंस में क्या होता है
कि हमें किसी का पेमेंट देना था लेकिन हमने समय पे दिया नहीं है, यानी कहने का मतलब ये कि पेबल हैं। ठीक है, पेबल का मतलब होता है कि समय पे न चुकाना। ठीक है, अब हमने किसी कर्मचारी की सैलरी समय पे नहीं दिए लेकिन वह सैलरी हमें देना है। अब कब देना है? भविष्य में वह कभी भी देना है। अब कभी भी देना है मतलब एक प्रकार से यूँ कहें तो वह हमारे बिजनेस के लिए एक ऋण है और ऋण हमेशा लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। चलिए अगले को समझते हैं। अगला है सन्ड्री क्रेडिटर्स। यह एक सब ग्रुप है जो करंट लाइबिलिटीज़ ग्रुप के अंतर्गत आता है। जब हम अपने व्यापार में किसी पार्टी अथवा व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं तब हमें उस पार्टी अथवा व्यक्ति के नाम से लेजर बनाना होगा और उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंतर्गत रखा जाएगा। अर्थात हमारे द्वारा उधार खरीदे गए माल का पैसा हमें उस पार्टी को देना है, उसे इस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है और वह देनदार कहलाएगा। देखिए यहाँ पे सेम आपने पहले समझा था सन्ड्री डेप्टर्स। डेप्टर्स मतलब कि जब हम उन व्यक्तियों को माल बेचते हैं जिन्हें हम उधार से माल बेचते हैं, ठीक है, जिनका पैसा हमारे पास में भविष्य में आने होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम उल्टे माल खरीद रहे हैं, मतलब हम जिन व्यक्तियों से माल खरीदेंगे, जिन पार्टियों से हम माल खरीदेंगे, उनको हमें रुपए भविष्य में देना है। एक तरीके से कहे तो यह हमारे ऊपर ऋण है, हमारी कंपनी के ऊपर ऋण है, यानी कि वह लेनदार कहलाएगा हमारा। तो एक शॉर्ट फॉर्म में हम समझ लें कि हम इसके अंतर्गत वह लेजर्स आएंगे जिनसे हम उधार से माल खरीदेंगे, जिन सप्लायर से हम उधार से माल खरीदेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे सप्लायर्स के खाते। नेक्स्ट हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। यह एक मेन ग्रुप है। व्यापार में वह खर्च जो माल की लागत को बढ़ाते हैं प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। अर्थात वे खर्चे जो व्यापार खाते में दाईं तरफ खर्च के रूप में लिखे जाते हैं, वे सभी लेजर इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि किसी बिजनेस में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, डायरेक्ट खर्च करते हैं, और यह आपका एक मेन ग्रुप है। हरिओम प्रिंटर्स अपने व्यापार में कागज खरीदते समय गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, कारखाने से संबंधित खर्च, खरीद से संबंधित खर्च, उत्पाद संबंधित खर्च इत्यादि के खाते डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत रखे जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल एक और उदाहरण मैं आपको इसका दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और समझने में आसानी हो जाए। समझिएगा, कोई कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है। क्या करता है? कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है और उस कपड़े को बेचने योग्य बनाने के लिए जो भी खर्च करेगा वह इस ग्रुप के अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लो कि कोई सा एक व्यापारी है जिसने कपड़ा खरीदा है, अब उस कपड़े को उसने सिलवाया है तो सिलवाने के पैसे, फिर उसने उसके ऊपर एंड्राइंग करवाई है मतलब कुछ सजावटी करवाई है तो सजावटी के पैसे, उसके बाद में उसकी पैकिंग के खर्चे, तो ये पूरा जो खर्च है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। फिर वह उस कपड़े को बेचेगा। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अगला है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होती है? यह एक मैन ग्रुप है। ऐसी आय जो माल को खरीदने और बेचने से होती है, समझिए, डायरेक्ट इनकम कहलाती है। अर्थात सीधे तौर पर आय के रूप में प्राप्त हो। जैसे हरिओम प्रिंटर्स अपने यहाँ पर केवल गवर्नमेंट की अथवा अपनी स्वयं की छपाई करता है तो उसकी आय डायरेक्ट इनकम के रूप में जुड़ जाएगी, और साथ में कुछ दूसरों का कार्य भी अतिरिक्त समय में कर देता है और उससे रुपयों की प्राप्ति होती है तो वह डायरेक्ट इनकम के रूप में लिखी जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कहीं पे यदि आप अतिरिक्त वर्क भी करते हैं तो उस अतिरिक्त वर्क से जो भी इनकम्स आपकी जनरेट होती है वह डायरेक्ट इनकम क्रिएट होती है, डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आती है। अगला है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है समझिए। यह एक मेन ग्रुप है। कंपनी की समस्त
अचल संपत्ति इस ग्रुप के अंतर्गत रखी जाती है, जैसे कि भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन, मोटरसाइकिल, जनरेटर, औजार, कंप्यूटर, कार इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे ऐसी वस्तुएं जो अपने बिजनेस को संचालित करने के लिए खरीदी गई हैं। अपन यूँ कहें तो आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक का है और आपके इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में आपने एक कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर आपने अपनी लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए खरीदा है और अपने बिल वगैरह बनाने के लिए, यानी कि आपकी जो शॉप है, जो दुकान है, उस दुकान को संचालित करने के लिए आपने जो कंप्यूटर खरीदा है, तो वह कंप्यूटर आपका फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएगा। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अगला है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझिए इसे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? यह एक मेन ग्रुप है। अपने व्यापार में वह खर्च जो माल की लागत को नहीं बढ़ाते हैं बल्कि केवल व्यवस्था को संभालने किए जाते हैं, एवं ऐसे खर्च जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में रखा जाता है। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि ऐसे खर्चे जो आपके मुख्य खर्चों से अलग हों। कहने का मतलब ये है जैसे कि डिस्काउंट, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, सैलरी, है ना, एडवर्टाइजमेंट, तो इस तरीके का जो भी खर्चे रहेंगे आपके, तो वह खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएंगे। अगला है इनडायरेक्ट इनकम। मुख्य आपके जो मुख्य बिजनेसेस हैं उसके अलावा देखिए इनडायरेक्ट इनकम यह एक मेन ग्रुप है। व्यापार में इस प्रकार की आय जो माल को खरीदने और बेचने के अतिरिक्त प्राप्त हो, इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। एवं इस तरह की इनकम जो गुड्स को सेल करने के अलावा हमें रिसीव्ड होती हैं, उन सभी के लेजर्स को इस ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि इस ग्रुप में रखते हैं, जैसे कि डिस्काउंट, रेंट, कमीशन, रिसीव्ड। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से समझ सकते हैं इसे आप। यहाँ पे अभी आपने समझा था एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। खर्चे मतलब कि हमारे जेब से पैसे वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट इनकम में क्या होता है? इनकम का मतलब होता है आय आना। जैसे कि यहाँ पे हमें कहीं से डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, रेंट प्राप्त हो रहा है, कमीशन प्राप्त हो रहा है, हमने कहीं पे पैसे लगा रखे हैं तो वहाँ से ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से जो भी इनडायरेक्ट इनकम होगी उससे संबंधित जो भी लेजर बनेगा वह लेजर इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा। अगला है इन्वेस्टमेंट। अगले को समझते हैं। अगला है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप समझिए यह एक मेन ग्रुप है। जब अपने व्यापार का पैसा लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यापार में लगा दिया जाए तब ऐसी स्थिति में उससे संबंधित खाता इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए मैंने डिपॉजिट्स में भी आपको सेम बताया था और यहाँ पे भी मैं आपको सेम बता रहा हूँ, लेकिन डिपॉजिट्स में मैंने आपको बताया था कि लाभ कमाने के उद्देश्य से आप अपने व्यापार का पैसा और कहीं पे लगाते हैं, लेकिन आपको उसमें पहले से पता होता है कि आने वाले समय में आपको लाभ होगा कि हानि। लेकिन डिपॉजिट्स आप कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे आपको लाभ ही होता है। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपको पहले से पूर्व अनुमान यानी प्रेडिक्ट नहीं होती है आपके पास में कि आने वाले समय में आपको लाभ होगा या फिर हानि। जैसे कि इसे आप समझ सकते हैं। हरिओम प्रिंटर्स ने सर्दियों की सीज़न में गुड़ के व्यापार में 2 लाख का निवेश यानी कि इन्वेस्ट कर दिया और 25 दिन के अंतराल में उसे 2.5 लाख का बेच दिया। तब ऐसी स्थिति में विनियोग से आय भी हरिओम के व्यापार में सम्मिलित मानी जाएगी और सरकार को लाभांश आयकर पर नियमानुसार टैक्स कर का भुगतान भी करना होगा। देखिए समझिए, हरिओम प्रिंटर्स ने क्या किया कि सर्दियों की सीज़न में उसने गुड़ का बिजनेस में पैसे लगा दिए। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा निवेश जिसमें समय सीमा और लाभ पूर्व निर्धारित न हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इससे पहले, जिसमें यह पता नहीं होता है कि भविष्य में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितने समय बाद होगा, ऐसे लेजर को इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, लॉटरी हो गई। तो इस प्रकार का जो भी आप निवेश करते हैं तो उस निवेश से संबंधित जो भी लेजर बनेगा वह लेजर इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएगा। अगला है यहाँ पे लोन्स लाइबिलिटीज़। तो लोन्स लाइबिलिटीज़ क्या होती है समझिए इसे भी। लोन्स लाइबिलिटीज़ यह एक मेन ग्रुप है जिसके अंतर्गत व्यापार में लिया गया किसी भी प्रकार का लोन इस ग्रुप के अंतर्गत आता है। इस ग्रुप के 3 सब ग्रुप्स होते हैं।
अब कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आप समझ सकते हैं। बैंक ओडी हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, है ना। चलिए तीनों को समझते हैं बैक टू बैक। बैंक ओडी, ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। यह एक सब ग्रुप है जो लोन लाइबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत आता है। जब व्यापार में बैंक खाते से जमा रकम से ज़्यादा पैसा निकालने की अनुमति प्राप्त करना, अर्थात बैंक लिमिट बनवा लेना, तो यह इस ग्रुप के अंतर्गत आता है। इसमें हमें बैंक मैनेजर स्वीकृति लेनी पड़ती है और उचित जमानत एवं कार्यवाही के बाद बैंक द्वारा लिमिट का निर्धारण कर दिया जाता है और व्यापार में आवश्यकता पड़ने पर बैंक ओडी यानी ओवरड्राफ्ट से रुपये निकाल कर लिया जा सकता है। देखिए, आपकी बैंक में लेन देन अच्छी खासी है तो आपको बैंक से मिलती है एक लिमिट। आपने सीसी लिमिट का तो नाम सुना ही होगा। सीसी लिमिट होती है, बैंक से मिलती है और आपको कुछ रुपए की, और अगर आपकी लेन देन अच्छी खासी होती है तो बैंक क्या करता है, आपकी लिमिट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसे। इस सुविधा के लिए बैंक हमसे ब्याज भी लेती है जो अलग 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 बैंकों की अलग अलग हो सकती हैं। तो ये होती है आपकी ओडी, ओवरड्राफ्ट लिमिट। नेक्स्ट है इसमें सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, समझिए इसे भी। यह एक सब ग्रुप है जो लोन लाइबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत आता है। जब व्यापार में जमानत के साथ लोन लिया जाता है तब उसे इस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हरिओम ट्रेडर्स ने ज्योति इलेक्ट्रॉनिक से 2.5 लाख रुपए मकान के कागजात गिरवी रख कर लिया, जिसे 36 माह में ब्याज के साथ चुकता कर देने के वादे से लिया है। तब हमें अपने व्यापार में ज्योति इलेक्ट्रॉनिक छतरपुर के नाम से एक लेज़र बनाना होगा और उसे सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में रखना होगा। देखिए यहाँ पे आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि ऐसा लोन जो आपकी जमानत के तौर पे लिया गया लोन है ना। जमानत से जो भी लोन आप लेते हैं तो उससे संबंधित जो भी लेज़र बनेगा वह सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आएगा। अगला है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन यह एक सब ग्रुप है जो लोन लाइबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत आता है। जब व्यापार में बिना जमानत के साथ लोन लिया जाता है तब उसे अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है, मतलब तब उसे इस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि हरिओम ट्रेडर्स ने खुशी ट्रेडर्स से 24,000 रुपये 3 दिन के वादे के साथ बिना कुछ गिरवी रखे उधार ले लिया। तब हमें अपने व्यापार में खुशी ट्रेडर्स के नाम से एक लेज़र का निर्माण करना होगा और उसका ग्रुप हमें देना है अनसिक्योर्ड लोन। अब देखिए ऐसे सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि बिना जमानत से लिया गया लोन अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है मिसलेनियस, MISC एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यह एक मैन ग्रुप है। ऐसे खर्चे जो व्यापार में बहुत ही छोटी राशि के होते हैं, अर्थात जिन्हें बार बार खातों में अलग अलग नाम से लिखना संभव न हो, तब उन सभी खातों को मिश्रित कर मिसलेनियस ग्रुप के अंतर्गत रख लिया जाता है, मतलब लिख लिया जाता है। समझिए इसे। जैसे हरिओम प्रिंटर्स ने दुकान के कार्य के लिए अपने राजू नौकर की सतना व्यापारिक कार्य के लिए भेजा और उसे कितने रुपए दिए? 80,000 रुपये दे दिए। तब यहाँ पर राजू नौकर के नाम से एक नया लेज़र बनाना होगा जिसका ग्रुप मिसलेनियस एक्सपेंसेस देना होगा, ठीक है। देखिए समझिए, थोड़ा इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। आपका एक बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक का और उस बिजनेस में आपने अपने कर्मचारी को कहीं पर बाहर भेजा है और कुछ रुपए दे कर भेजा है, ठीक है। अब तब वो लौटेगा वापस, तब आपको हिसाब देगा, तब आप उसको उस खाते से उसको माइनस कर सकते हैं। तो इससे संबंधित जो भी लेज़र बनेगा आपका, वह लेज़र मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के अंतर्गत आएगा। अगला है परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट यह एक मैन ग्रुप है। इस ग्रुप में कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार के खरीदे गए माल के खाते खोले जाते हैं। जैसे हरिओम ट्रेडर्स ने अपने व्यापार के लिए शक्कर, चाय, नमक इत्यादि की खरीदी की हैं। तब खरीद खाता हरिओम ट्रेडर्स को बनाना होगा। यदि व्यापार में विभिन्न टैक्स पर विभिन्न वस्तु खरीदी जा रही है तब खरीद खाते भी भिन्न भिन्न नाम से बनाए जा सकते हैं, लेकिन
उन सभी खातों का ग्रुप परचेस अकाउंट होगा। देखिए यहाँ पे आप जिन भी वस्तुओं का बिजनेस करते हैं, जिन भी वस्तु की खरीदी और बेचते हैं, है ना, परचेसिंग और सेलिंग करते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी लेजर बनेगा वो परचेस अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे समझिए, जो भी माल को परचेस और परचेस रिटर्न करेंगे उस सभी लेजर्स को परचेस अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, समझ लीजिए इसे। नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या होता है? सेम टू सेम, वहाँ पे आप माल खरीद रहे थे, यहाँ पे आप माल बेच रहे हैं, सिंपल। ठीक है, यह एक मेन ग्रुप है। इस ग्रुप में कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार के बेचे गए माल के खाते खोले जाते हैं। समझ सकते हैं, जैसे हरिओम ट्रेडर्स अपने व्यापार में विभिन्न प्रकार के माल की बिक्री यानी कि सेल करता है, तो बिक्री के लिए खाता बनाना होगा। यदि व्यापार में विभिन्न टैक्स पर विभिन्न वस्तुएं बेची जा रही है, तब सेल्स अकाउंट भी अलग अलग नाम से बनाए जा सकते हैं। लेकिन उन सभी खातों का ग्रुप आपको क्या रखना है? सेल्स अकाउंट रखना है। लेकिन आपको यहाँ पर भी सेम टू सेम वही ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी माल को सेल रिटर्न करेंगे, मतलब माल बेचेंगे और माल की वापसी करेंगे, तो उससे संबंधित जो भी लेजर बनेगा वो सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आएगा। लास्ट बचा है हमारा एक और है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट्स क्या होता है? सिंपल है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको आगे समस्या ना आए। यह एक मेन ग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत वे खाते आते हैं जो केवल बैलेंस शीट से संबंधित होते हैं परंतु उच्चोन्नति के हों, इस ग्रुप में रखे जाते हैं। अर्थात जब व्यापार में यह पता न चले कि कोई भी धन अथवा वस्तु कहाँ से आया और कहाँ चला गया, तब ऐसी स्थिति में खाते की अकाउंट को न रोक कर उक्त रकम को संदेह खाता बनाकर रख लिया जाता है। बाद में एक निश्चित अवधि के बाद संदेहात्मक वस्तु मिल जाती है तो रिवर्स एंट्री कर ली जाएगी, अन्यथा खर्चा मानकर उक्त रकम की अकाउंट में एंट्रीज कर ली जाएगी। देखिए इसे सिंपल भाषा में समझ लीजिए आप कि ये एक ऐसा ग्रुप हुए जैसे कि हम हमारे बिजनेस में एक ऐसी वस्तु हैं जिससे कि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये वस्तु कहाँ से आई और कहाँ चली गई, सिर्फ हमें वह वस्तु दिखाई दे रही है। तो उस वस्तु के नाम से आप जो भी लेजर बनाना चाहते हैं वो लेजर बना के उसे आप सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत रख सकते हैं। बाद में उस वस्तु का यदि आपको पता चल जाता है कि यह वस्तु वहाँ से आई और वहाँ चली गई, तब आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। यदि आपको उसका पता नहीं चलता है तो उसे आप खर्चा मान कर उसकी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जब तक कि आप इसको सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत, मान लीजिए कि आपने जनवरी में कोई सी वस्तु खरीदी, उस वस्तु का आपको पता नहीं चला कि कहाँ से कहाँ चली गई, तो उस वस्तु की एंट्री आप क्लोजिंग के वक्त कर सकते हैं। उसको खर्चा आप क्लोजिंग के वक्त मान सकते हैं। जैसे कि आपकी मार्च में क्लोजिंग होती है तो मार्च में आप उसको खर्चा मानकर उसकी एंट्री को कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने आप सभी को इन सभी ग्रुप्स के बारे में बताया है बैक टू बैक, तो मुझे उम्मीद है कि आपने बखूबी अच्छे से समझा होगा। यदि आपको किसी भी ग्रुप में कोई सी भी समस्या आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को रिवर्स कर लीजिए और उस पार्ट को देख लीजिए जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ग्रुप्स ऑफ नेचर, ग्रुप के कितने नेचर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं और ग्रुप को कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई और शानदार वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सभी को इजीली मिल सके और आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।